गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने कलचुरी के इतिहास में पढ़ा था, पूरे शासक प्रतापमल तक अंधकार युग भी देख चुके थे। अब इसके बाद आगे का देखते हैं, बहारेंद्र शाह। आज हम देखेंगे बहारेंद्र शाह से मोहन सिंह तक। इसके बाद जो प्रशासन व्यवस्था है इसको कल की क्लास में पढ़ाते हुए आपको काकती वंश भी पढ़ाऊंगा। ठीक, बहारेंद्र शाह कब से कब रहेगा? 1480 से 1544 तक। यही से ध्यान में दीजिएगा, जो बहारेंद्र शाह रहते हैं वो छुरी कोसगई नामक शहर की स्थापना करते हैं और उसी छुरी कोसगई में कोषागार बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उनकी राजधानी क्या रहती है? रतनपुर। उस रतनपुर को राजधानी परिवर्तन करके छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक, किसको? छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ओके, अब इसके बाद आगे देखें तो उसी छुरी कोसगई में कोसगई माता का मंदिर बनवाते हैं। एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कोसगई माता का मंदिर। ठीक, और इन्हीं के समय इनके सेना को सैन्य सहायता देते थे लोग। उसी सैन्य सहायता के बदले बिसई ठाकुर को सोना खान की जमींदारी दे दी गई। ठीक, किसके बदले? सैन्य सहायता के बदले दी गई ना, याद रखिएगा। ओके, ठीक। अब देखते हैं कल्याण शाह। बहारेंद्र शाह के बाद कल्याण शाह। बहारेंद्र शाह में हमने देखा छुरी कोसगई शहर बसाए, नगर की स्थापना की, वहाँ कोषागार बनवाए, रतनपुर से राजधानी परिवर्तन करे, छुरी कोसगई को अपना राजधानी बनाया। ठीक, और इसके बाद उन्होंने क्या किया था? छुरी कोसगई में कोसगई माता का मंदिर बनवाया और सैन्य सहायता के बदले बिसई ठाकुर को सोना खान की, बिसई ठाकुर बिंजवाड़ जनजाति के थे, उनको सोना खान की जमींदारी दी। ठीक, इसके बाद कल्याण शाह का काल आपका 1544 से 1581 तक का। ठीक, कल्याण शाह सबसे पहली बात याद रखिए, जमादारी प्रथा या जमाबंदी प्रथा का सूत्रधार माना जाता है इनको। ठीक, और हमारे इतिहासकार जो छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण शाह को समथिंग 8 साल के लिए, मतलब 8 साल के लिए जहांगीर ने नज़रबंदी करवाया था, ऐसा माना जाता है। और साथ में ये भी माना जाता है कि बाबू रेवाराम के अनुसार वो ये माना जाता है। ठीक, जो जहांगीर वाली बात है वो गोपाल गीत के कारण, गोपाल गीत जो है उसके कारण माना जाता है। जो बाबू रेवाराम मानते हैं कि कल्याण शाह और एक राजस्व अधिकारी के बीच मतभेद के कारण अकबर ने इनको 8 साल तक अपने दरबार में बुलाया, उसके बाद 8 साल के लिए कैद में रख दिया था, ऐसा माना जाता है। ठीक, अकबर ने भी माना जाता है और जहांगीर ने भी, अकबर का बेटा था जहांगीर। ठीक, दोनों किसको? कल्याण शाह को नज़रबंद करके रखे थे 8 साल तक, ऐसा माना जाता है। किससे पता चलता है ये सब चीज़ तो याद रखिए, प्रथम इतिहासकार है छत्तीसगढ़ के बाबू रेवाराम के अनुसार। ठीक, और जमाबंदी प्रथा के सूत्रधार माने जाते हैं कौन? आपके कल्याण शाह। जमाबंदी प्रथा के सूत्रधार, इसी में जब जमाबंदी प्रथा आपका लागू हुई तो उसी समय याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को गढ़ों में बांट दिया गया। ठीक, समझ पाए? इतने में आपका कल्याण शाह खत्म होता है। इसके बाद लक्ष्मण शाह। इसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण शाह 1581 से लेके 1685 तक का लक्ष्मण शाह का काल। उसमें 2-3 और शासक आए लेकिन उनको नहीं देखना है, इन्हीं को लेना है। जो लक्ष्मण शाह रहे इनको, ये लक्ष्मण शाह बही खाता
और लेखा जोखा बजट प्रणाली के सूत्रधार माने जाते हैं। इन्होंने ही बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी। किसने? लक्ष्मण साय ने। इनके शुरुआत को ही देख के अकबर ने फिर इनके प्रणाली को अपनाया। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं लक्ष्मण साय के बाद आपका तखत सिंह। बस लक्ष्मण साय यही है जी, समझ लीजिए। ये लक्ष्मण साय जो है ये कॉमर्शियल जो अभी का कॉमर्स सब्जेक्ट है उनको उनके सूत्रधार यही थे। बही खाता और लेखा जोखा बजट प्रणाली ठीक के शुरुआत लक्ष्मण साय ने की, वाणिज्य की, समझ लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं तखत सिंह। तखत सिंह का काल कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो 1685 से 1689 तक तखत सिंह रहते हैं। इसी समय भारत में यानी दिल्ली में औरंगजेब शासन कर रहे थे। तो तखत सिंह को औरंगजेब का समकालीन माना जाता है। समान काल में शासन करने वाले शासक को समकालीन माना जाता है। जो तखत सिंह हैं वो औरंगजेब के समकालीन हैं। ठीक। अब इसके बाद तखत सिंह ने एक, जानते हैं आप, मुंगेली में पड़ता है, तखतपुर शहर बसाया था। ठीक, तखत सिंह ने अपने नाम से तखतपुर शहर बसाया था, जो आज कौन से जिले में है? आपका मुंगेली जिले में आता है जी। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं राज सिंह देख लेते हैं। जो राज सिंह रहे, राज सिंह का शासनकाल रहा आपका 1689 से 1712 तक थे। इनके शासनकाल में भी औरंगजेब इनके समकालीन थे, याद रखिए। जो राज सिंह रहे, इनके जो दरबारी कवि रहेंगे गोपाल मिश्र, उनकी रचना है खूब तमाशा। उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में औरंगजेब की बहुत आलोचना की है। जो औरंगजेब रहे उनकी बहुत आलोचना की है अपनी रचना खूब तमाशा में। ओके। अब इसके बाद देखते हैं इनके काल में तो मोहन सिंह रहते हैं और सरदार सिंह रहते हैं। राज सिंह बोले रहते हैं कि मेरे मृत्यु या फिर मेरे बाद शासन के उत्तराधिकारी मोहन सिंह रहेंगे। लेकिन जो मोहन सिंह रहते हैं वो शिकार पे चले जा रहते हैं, और जो राज सिंह रहता है इसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो मोहन सिंह का उपस्थित नहीं होने के कारण इनके चाचा जो रहते हैं सरदार सिंह, उनको शासन मिल जाता है, शासक वो बन जाते हैं, उत्तराधिकारी। ठीक। तो मोहन सिंह का अब कलचुरी वंश के शासक से बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, समझ लीजिए। बाद में अभी आने वाला है, इसी कारण पहले से बता रहा हूँ। ठीक। अब इसके बाद राज सिंह के काल में स्थापत्य कला देखें तो इन्होंने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया। ठीक। और राजपुर शहर बसाया। राजपुर या उस समय जूना बोला जाता था, वो शहर इन्होंने बसाया था, राजपुर। राज सिंह ने राजपुर, तखत सिंह ने तखतपुर। ठीक। रत्नदेव ने रतनपुर, बारेन शाह ने छुरी कोस गई। अभी इनकी राजधानी छुरी कोस गई ही चल रही है। देखिए एक बार, कलिंग राज के समय तुम्माड़ थी, कलिंग, कमल, रतन के समय तुम्माड़। अब रतन आया, रतनपुर बसाया, रतनपुर राजधानी। रत्नदेव से लेके प्रतापमल, उसके बाद अंधकार युग और बहारेंद्र शाह तक रतनपुर रहेगा। बहारेंद्र शाह जब शासक बनेगा तो रतनपुर रहेगी राजधानी। उसके बाद फिर छुरी कोसगई बसाएगा शहर। उसके बाद उसमें कोषागार बनवाता है, और कोषागार के बाद फिर छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाता है। अब छुरी कोसगई ही राजधानी चलेगी अंतिम तक। ठीक। तो जो राज सिंह रहा, स्थापत्य कला में रतनपुर में बादल महल और राजपुर शहर बसाया। ठीक। 1712 तक रहेगा। अब इसके बाद इसके जो चाचा बताया मैं, सरदार सिंह। ठीक। सरदार सिंह का शासनकाल रहेगा 1712 से 1732 तक। ठीक। राज सिंह को इतना ही याद रखिए।
मोहन सिंह के अनुपस्थिति के कारण राजसिंह शासक बना या फिर राजा बना था कलचुरी वंश। इसके बाद राजसिंह का काल पूरा कोरा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा रघुनाथ सिंह। राज सिंह के बाद रघुनाथ सिंह आएंगे 32 के बाद फिर ये रहेंगे 1732 से आपका 1745 तक रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के समय ही 1741 में रघुनाथ सिंह के समय ही 1741 में आपका जो नागपुर के भोसले रहते हैं जी, भोसले वंश बटा था ऐसे बताया था मैं, ठीक। तो नागपुर में रहते हैं, तो जो भोसले वंश रहेंगे, भोसले लोग नागपुर में रहेंगे, तो उसी में रघुजी प्रथम रहते हैं। रघुजी प्रथम के सेनापति रहते हैं भास्कर पंत। रघुजी प्रथम के आदेश से जो उनके सेनापति भास्कर पंत रहते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया, रतनपुर में जो सेना थी इनकी टुकड़ी, उनके साथ युद्ध हुआ। उसके बाद फिर रघुजी जो रघुनाथ सिंह हैं उनके पास युद्ध के लिए गए, लेकिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वो पुत्र वियोग से पीड़ित थे, इस कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और छत्तीसगढ़ में समझ लीजिए, अब तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी लोग पराजित हो गए। 1741 में 1741 ईस्वी में आया था भास्कर पंत, आक्रमण किया। जो रघुनाथ सिंह है ये आत्मसमर्पण कर दिया, और क्या हो गया, कलचुरी वंश का यहीं से अंत हो गया। समझ लीजिए, अंत नहीं हुआ है, मतलब कलचुरी वंश की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई, ठीक। तो आत्मसमर्पण किया, इस कारण भास्कर पंत ने यहाँ शासन नहीं किया, क्योंकि रघुजी प्रथम के आदेश के अनुसार ही शासन करेंगे। तो भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के जो भी खजाना था और जो भी धन थे उसको अपने लूट लिया, साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, और जुर्माना लगा के वो वापस चले गए नागपुर, ठीक, वापस चले गए। लेकिन यहीं ध्यान रखिए, अब जो 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, इसी कारण अब रघुनाथ सिंह तो शासन कर रहे थे, तुम शासन करो, मैं तुमसे जुर्माना वसूल करूंगा कह के जो भास्कर पंत है वो वापस गए नागपुर। तो अब जो कलचुरी वंश है वो भोसले वंश के अधीन हो गया, भोसले वंश के अधीन हो गया। तो कलचुरी वंश के अंतिम शासक, कलचुरी वंश के स्वतंत्र अंतिम शासक रहे रघुनाथ सिंह, और भोसले वंश अधीन कलचुरी वंश के प्रथम शासक भी रहे रघुनाथ सिंह। समझिएगा, कलचुरी वंश के स्वतंत्र अंतिम शासक कौन रहे, रघुनाथ सिंह, लेकिन कलचुरी वंश भोसले वंश अधीन कलचुरी वंश के प्रथम शासक रहे आपके रघुनाथ सिंह, ठीक। इसके बाद जो 1744-45 या 45-46 में, ठीक, जब भास्कर पंत वापस गए तो इन्होंने एक अपना मुख्तियार या फिर अधिकारी नियुक्त करके चले गए कि तुम यहाँ की देख रेख करो, ये हमारे अधीन शासन कर रहे हैं रघुनाथ सिंह, ऐसा करके भास्कर पंत। लेकिन भास्कर पंत वापस जा रहे थे, ठीक, तो ये बंगाल से होते हुए गए। तो बंगाल अभियान में मैं बताया था उस समय जब भारत का इतिहास पढ़ाया था, अलीवर्दी खां रहते हैं। जब 1744-45 में वापस जाते रहते, अलीवर्दी खां ने भास्कर पंत की मृत्यु कर देते हैं, मतलब मार देता है, गलती से नहीं भाई, षड्यंत्र से मार देता है। किसको, भास्कर पंत को, ठीक। अब इसके बाद लास्ट शासक रघुनाथ सिंह की 1745 में मृत्यु हो जाती है। 1745 से 1757 तक के शासक बनते हैं मोहन सिंह। ये मोहन सिंह का दुश्मनी रहता है, कलचुरी वंश को ही समाप्त करने का चाहता है ये आदमी। तो क्या करता है ये, फिर 1700 पहले शासन कर लेता है। इसका जो रहता है शासन करने का जो लालसा रहती है वो 10 साल शासन कर लेता है, समझ लीजिए 10 से 12 साल। 1757 में
ये भोसले लोगों को आमंत्रित करता है आक्रमण के लिए, और भोसले लोग आक्रमण करते हैं। 1757 में कलचुरी वंश की पूर्णतः सत्ता समाप्त हो जाती है, ठीक। और भोसले वंश के अधीन कलचुरी वंश का अंतिम शासक, अधीन मतलब उसके अधीनता स्वीकार करने वाला अंतिम शासक मोहन सिंह रहा, और प्रथम रघुनाथ सिंह, ठीक। समझ पाए? तो क्वेश्चन आते हैं कि कलचुरी वंश के समाप्त होने का षड्यंत्र यही मोहन सिंह ही रचता है, ठीक, क्योंकि यही आमंत्रित करता है, ठीक। और आते हैं, ठीक, 1757 में भोसले आक्रमण करते हैं और कलचुरी की सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं, और अब भोसले वंश का शासन स्थापित हो जाता है। ओके, समझ पाए? ठीक, गुड, होशियार बच्चे हो जी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है उसको, ठीक। चलिए देख लेते हैं आज ही प्रशासन व्यवस्था, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा प्रशासन व्यवस्था, उसके बाद आपका कलचुरी आज समाप्त, ठीक। लेकिन प्रशासन से पहले हम कुछ और देख लेते हैं जी। एक और चीज़ है जिसको हमको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक, बहुत ज़रूरी है उसको देखना, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो उसको भी देख लेते हैं। तो उसको देखते हैं तो एक चीज़ हम ध्यान में रखते हैं यहाँ से, एक चीज़, उसके बाद उसको देख लेते हैं, ठीक। देखिए 14वीं शताब्दी में कलचुरी वंश में जो अंधकार युग चल रहा था, उसी अंधकार युग का मतलब लाभ उठा के या फिर उस अंधकार युग में कलचुरी वंश में एक फूट पड़ गई, समझ लीजिए 2 गुट में विभाजित हो गए थे। कलचुरी का एक और शाखा विभाजित होगा, एक शाखा तो रतनपुर में था, एक शाखा रायपुर में रहे। इसको कलचुरी वंश की लहुरी शाखा कहा जाता है, ठीक। तो 14वीं शताब्दी में रायपुर में कलचुरी वंश की लहुरी शाखा की स्थापना होगी, और ये स्थापना केशव देव करेंगे, ठीक, इतिहासकारों के अनुसार केशव देव करेंगे। लेकिन जो CGPSC के अनुसार हमको लेना है, तो याद रखिए रामचंद्र देव इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कलचुरी वंश के लहुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव रहेंगे, ठीक। और एक चीज बस और याद रखिए, जो रामचंद्र देव रहेंगे ये ये रायपुर शहर की भी स्थापना करेंगे, ठीक, रायपुर शहर की भी स्थापना करेंगे। ये जो कलचुरी वंश की लहुरी शाखा रहेगी ये रायपुर में ही रहती है, ठीक। और इसके बाद ब्रह्मदेव आते हैं, 3 ही याद रखना है, केशव देव को भूल जाइए, रामचंद्र देव, ब्रह्मदेव। तो जो ब्रह्मदेव आते हैं यही रायपुर शहर का नामकरण करते हैं, ठीक। रामचंद्र देव रायपुर शहर बसाते हैं, ब्रह्मदेव रायपुर शहर का नामकरण करते हैं। कलचुरी वंश की लहुरी शाखा 14वीं शताब्दी में अलग होती है, और इस लहुरी शाखा का भी अंत कर देते हैं जो कौन, आपका भोसले लोग। 1750 ईस्वी में इसको भी एकीकरण कर लिया जाता है, कलचुरी को एक साथ मिला के अपने अधीन कर लेते हैं कौन, भोसले लोग, ठीक। इस कलचुरी वंश के लहुरी शाखा का लास्ट शासक रहता है अमर सिंह। क्या रहता है लास्ट शासक? अमर सिंह रहता है। ओके, चलिए इतने में आपका कलचुरी वंश के शासकों का विवरण और बाकी हर चीज़ खत्म हो जाता है। बाकी इसका प्रशासन व्यवस्था हम कल देखते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता क्लास को, कल देखते हैं, ठीक, नहीं तो ज़्यादा में कंफ्यूज हो जाओगे। इन सब को नोट डाउन करिए, जो जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ या फिर कम भी बताया हूँगा तो उसके पॉइंट्स को अपने बुक होगी तो बुक में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं होगी तो अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक। और कन्फ्यूज़न होगी तो मेरे को आप किसमें, यूट्यूब में कमेंट में आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ओके, सिर्फ अब कलचुरी वंश एक बहुत बड़ा वंश था, 700-750 साल का विवरण देना था इस कांड, 2 से 3 क्लासेस कलचुरी वंश की ही रही। अब कल जो रहेगा क्लास उसमें सिर्फ कलचुरी वंश की प्रशासन व्यवस्था के बारे में आपको और थोड़ा सा बताया जाएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन प्रशासन व्यवस्था से भी पूछा जाता है।
और शासक से तो पूर्णतः क्वेश्चन आते ही हैं, याद करिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। आएंगे बाबा, क्वेश्चन तो आएंगे ही, तो सभी पढ़िए, ठीक। अब इसके बाद हम बाकी की क्लासेस कल देखते हैं, ठीक। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।